आज अपन स्कंद नियंत्रण की आवश्यकता, महत्व, स्कंद से संबंधित लागतें और स्कंद नियंत्रण की तकनीकें, विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्कंद नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व, नीड या इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। सामूहिक नियंत्रण की आवश्यकता महत्व के प्रमुख कारण निम्नलिखित कुछ बिंदुओं से स्पष्ट किए जा रहे हैं। पहला, निर्विघ्न उत्पादन। स्कंद नियंत्रण से उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल, अन्य सहायक सामग्री, उपकरण, पुर्जे आदि सदैव संस्था के भंडार में उपलब्ध रहते हैं। फलतः संस्था में निर्विघ्न उत्पादन प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियादेश की निर्विघ्न आपूर्ति। समुचित स्कंद नियंत्रण के कारण ही संस्था में एक निर्धारित स्तर पर तैयार माल का भंडार भी सदैव उपलब्ध रहता है। फलतः ग्राहकों के क्रियादेशों की भी यथा समय एवं निर्विघ्न आपूर्ति की जा सकती है। ग्राहक संतुष्टि। समुचित स्कंद नियंत्रण के कारण आवश्यकता अनुसार यथा समय बाजार में संस्था के उत्पाद उपलब्ध रहते हैं। इससे ग्राहक संतुष्ट रहते हैं। उत्पाद मिश्रण में संतुलन। संस्था द्वारा बनाए तथा बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद का स्कंद स्तर निर्धारित होने से सभी उत्पादों निर्माण एवं विक्रय कार्यक्रम नियोजित रूप से चलता रहता है। फलतः किसी उत्पाद के निर्माण विक्रय में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। अतः संस्था का उत्पाद मिश्रण का संतुलन बना रहता है। प्रतिस्पर्धा पर रोक। यथा समय आवश्यकता अनुसार बाजार में उत्पाद उपलब्ध रहने से ग्राहक स्थानापन्न वस्तुओं को कम से कम मजबूरी से तो नहीं ढूंढते हैं। इससे संस्था के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं होती है। परिमाणात्मक छूट। समुचित स्कंद नियंत्रण से संस्था की स्कंद की आवश्यकता का समुचित अनुमान लगाया जा सकता है। इससे प्रबंधकों संस्था की संभावित कच्चे माल, सहायक सामग्रियों आदि आवश्यकता का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। इससे वे किसी भी आपूर्तिकर्ता से संपूर्ण माल के क्रय का अनुबंध कर सकते हैं। इससे संस्था को माल के क्रय पर परिमाणात्मक छूट का लाभ मिल सकता है। कार्यशील पूंजी का अनुकूलतम उपयोग। स्कंद में संस्था की कार्यशील पूंजी लगी होती है। समुचित स्कंद नियंत्रण के द्वारा कार्यशील पूंजी का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। इससे स्कंद की उतनी ही मात्रा निर्धारित की जा सकती है जिससे कार्यशील पूंजी का अधिकतम लाभपूर्ण उपयोग किया जा सके। तरलता का निर्माण। स्कंद नियंत्रण के द्वारा स्कंद संग्रहण का स्तर वही रखा जाता है जो संस्था के कोषों को देखते हुए उचित होता है। इससे संस्था में कोषों को तरलता बनी रहती है तथा अन्य कार्यों की आवश्यकता के समय नगद शेष उपलब्ध रहता है। मांग उच्चावचनों से बचाव। किसी भी संस्था के उत्पादों की मांग सदैव एक सी नहीं रहती है। कभी मौसम न होने, ऑफसीजन होने के कारण, तो कभी व्यापार चक्रों के कारण तथा तो कभी कभी प्रतिस्पर्धा के कारण माल की कमी में कमी होती रहती है। अतः स्कंद नियंत्रण की आवश्यकता बदलती जाती है। समुचित स्कंद नियंत्रण के द्वारा इन सभी तत्वों को ध्यान में रखकर स्कंद के स्तर को निर्धारित किया जाता है। फलतः संस्था को मांग उच्चावचन के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है। लागतों में मितव्ययता। स्कंद नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक है कि यह स्कंद की लागतों में कमी करने में सहायक होता है। परिवहन, भंडारण, ब्याज, बीमा आदि के व्यय तभी न्यूनतम किए जा सकते हैं जबकि समुचित विधि से स्कंद नियंत्रण किया जाता हो। सीमित जोखिमें। स्कंद के साथ जोखिमें भी जुड़ी रहती है। कच्चे पक्के माल के मूल्य में उतार चढ़ाव की जोखिम, माल की चोरी, विनाश, अप्रचलन आदि की जोखिम होती है। स्कंद नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा स्कंद का अनुकूलतम स्तर बनाया जा सकता है। फलतः जोखिम भी सीमित ही रहती है। रोजगार में स्थायित्व। स्कंद नियंत्रण की अच्छी व्यवस्था करने से उत्पादन में निरंतरता बनी रहती है। इसी के परिणाम स्वरूप संस्था के कर्मचारियों के रोजगार में स्थायित्व बनी रहती है। उन्हें जबरन छुट्टी या छठी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। उत्पादन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। स्कंद नियंत्रण व्यवस्था से संस्था के उत्पादन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। इससे संयंत्र, मशीनों, उपकरणों, कारखाना स्थल, परिवहन, भंडारण आदि की उचित क्षमता स्थापित की जा सकती है तथा उनका पूर्ण या अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। स्कंद से संबंधित लागतें। कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। स्कंद नियंत्रण की समुचित व्यवस्था करने से पूर्व इससे संबंधित लागतों को समझना अनिवार्य है। ऐसी लागतें मुख्यतः निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। आदेश देने की लागत या हदी प्राप्ति लागत, ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट।
स्कंद का आदेश देने या स्कंद अधिक प्राप्ति की लागत वह है जो स्कंद करे करने या एवं उसी प्राप्त करने के लिए वे करनी पड़ती है। इसमें सामान्यतः निम्नलिखित व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। कर विभाग के संगठन एवं उसमें नियुक्त कर्मचारियों का संपूर्ण पारिश्रमिक, विभाग की स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, पैक्स आदि के वे निविदा आमंत्रित करने, उनकी तुलना करने, आपूर्ति अनुबंध करने, आदेश देने तथा उनका अनुमान करने संबंधी वे, सामग्री प्राप्ति निरीक्षण आदि के वे, लेखांकन एवं भुगतान प्रक्रिया संबंधी वे। ये उल्लेखनीय है कि यदि स्कंद के किसी मद को बाहर से करे न करके संस्था में निर्मित किया जाता है तो आदेश लागत से तात्पर्य उन व्यय से होगा जो उस स्कंद के उत्पादन के अनुशोषण के लिए किया जाएगा। अतः इसमें उपकरणों, औजारों को क्रय करने, स्थापित करने, निर्माण प्रक्रिया के विशेष सामग्री की लागत, अपव्ययों का व्यवन करने की लागत आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन लागतों को स्तंभ लागत भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेटअप भी कहते हैं। क्रियादेश या अधिक प्राप्ति की लागत की गणना प्रति आदेश या उत्पादित प्रति इकाई के आधार पर की जाती है। इस लागत के संबंध में मान्यता है कि यह लागत प्रति आदेश स्थिर रहती है। क्रियादेशों के आकार में परिवर्तन से उसकी लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरणतः यदि एक आदेश देने लागत 100 रुपये आती है तो इसकी लागत में इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि उसमें 100 इकाइयों का आदेश दिया गया है अथवा 1000 इकाइयों का, परंतु एक निश्चित अवधि में दिए जाने वाले क्रियादेश संख्या के घटने या बढ़ने का से कुल क्रियादेशों की लागत में परिवर्तन अवश्य होगा। उदाहरण के लिए ये राम लिमिटेड ने एक वर्ष की अवधि के में 10,000 टन कच्चे माल का क्रियादेश दिया जाता है। उसके एक आदेश की लागत 10 रुपये आती है। यदि प्रत्येक क्रियादेश 100 टन या 250 टन या 500 टन या 1000 टन का दिया जाएगा तो प्रति क्रियादेश लागत निम्नानुसार परिवर्तित रहेगी। प्रति क्रियादेश लागत की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। कॉस्ट पर ऑर्डर या और प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर बराबर P/Q इंटू S। या R से तात्पर्य के वार्षिक क्रियादेशों का आकार है, Q से तात्पर्य प्रति आदेश मात्रा है या आकार है तथा S से तात्पर्य प्रति इकाई क्रियादेश लागत से हैं, प्रति क्रियादेश लागत से हैं। उपयुक्त उदाहरण में 5 वैकल्पिक क्रियादेशों की मात्राओं अर्थात 100 टन, 250 टन, 500 टन, 1000 टन प्रति आदेश दशा में क्रियादेशों की कुल संख्या क्रमशः 100, 40, 20 तथा 10 होगी तथा कुल लागत क्रमशः 1000 रुपये, 400 रुपये और 200 रुपये तथा 100 रुपये होगी। इस प्रकार आदेश संख्या के घटने से कुल क्रियादेश लागत कम होती जा रही है। स्कंद वहन करने अथवा रखने की लागत, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। क्रियादेश के अनुसार स्कंद प्राप्त होने के बाद संपूर्ण स्कंद का तत्काल उपयोग संभव नहीं होता है, उसे कुछ अवधि तक संग्रह करके भंडारण में रखना होता है। इस प्रकार माल का भंडारण संग्रह करने की अनेक लागतें होती है तथा अनेक प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। इन लागतों तथा व्ययों में निम्नलिखित प्रमुख है। निवेश की गई राशि का ब्याज, स्कंद में अप्रचलन की लागतें, माल के शीतल विनाश की लागतें, माल के संकुचन चोरी की लागतें, भंडारगृह के किराए रख रखाव में संचालन लागतें, जोखिमों के बीमा की लागतें, आंतरिक परिवहन लागतें, लेखांकन अंकेक्षण आदि की लागतें तथा करों की दरों में परिवर्तन की लागतें। स्कंद रखने की लागतों को एक निश्चित अवधि तक स्थिर नहीं माना जाता है, किंतु व्यवहार में इसका आंकलन वास्तविक स्कंद लागत के स्थिर प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। स्कंद स्तर जितना अधिक ऊंचा होता है स्कंद रखने की कुल लागत भी अधिक होती है तथा स्कंद स्तर कम होने पर कुल लागत घटती है। अतः ये वे लागतें न्यूनतम मात्रा में स्कंद संग्रह करके रखने को प्रेरित करती है। स्कंद रखने की लागतों की गणना करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बराबर Q/2 इंटू C। या Q से तात्पर्य आदेश स्कंद की मात्रा तथा C से तात्पर्य प्रति इकाई स्कंद रखने की लागत और 2 की संख्या भाग औसत स्कंद ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। उदाहरण राम लिमिटेड में वार्षिक 10,000 टन कच्चे माल का उपयोग होता है। कच्चे माल का लागत 200 रुपये प्रति टन आती है। कंपनी 100, 250, 500, 1000 टन का कच्चे माल का स्कंद रखती है तो उसी कंपनी की स्कंद रखने की लागत निम्नानुसार होगी। उक्त सूत्र के अनुसार स्कंद का औसत क्रमशः 50 रुपये, 125 रुपये, 250 रुपये और 500 टन होगा। अतः स्कंद रखने की कुल लागत 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये तथा 1,00,000 रुपये आएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अत्यधिक स्कंद रखने पर कुल लागतें बढ़ती है जबकि कम स्कंद रखने पर लागतें कम होती है। स्टॉक या स्कंद समाप्त हो जाने की लागतें, स्टॉक और इन्वेंट्री आउट कॉस्ट। स्कंद के अभाव में उत्पादन प्रक्रिया बंद हो जाती है,
तथा तैयार माल का स्टॉक भी समाप्त हो जाता है, प्लस संस्था को हानि होती है, उसे ही स्टॉक समाप्त हो जाने की लागतें के नाम से जाना जाता है। इन लागतों में यंत्र मानव श्रम के समय की हानि, उत्पादन के अभाव में विक्रय न होने की परिमाणात्मक हानि, ख्याति की हानि, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने की हानि आदि को जोड़ा जाता है। हानि को सूक्ष्म स्टॉक या स्कंद की व्यवस्था द्वारा कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। अवसर लागतें या लाभ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और बेनिफिट्स। अवसर लागतें लाभ उन संभावित लागतों या लाभों का प्रतिनिधित्व करती है जो किसी वैकल्पिक कार्य या अवसर से प्राप्त होती है। इसी लागतें या लाभ निम्नलिखित अवसरों में से उपलब्ध होते हैं। परिमाणात्मक छूट या बट्टे के कारण लाभ एवं लागतें, जैसे भारी मात्रा में स्कंद क्रय करने में से परिमाणात्मक बट्टे का लाभ मिलता है, दूसरी ओर अधिक स्कंद की मात्रा में से स्कंद करने की लागतें बढ़ जाती है। मूल्य परिवर्तन लागतें लाभ, अधिक समय कार्य कराने, छटनी करने, जबरन छुट्टी करने आदि कारण लागतों के बढ़ने के कारण उत्पादन लागतों में परिवर्तन हो जाता है। उत्पादन में देरी या बाधा होने के कारण ग्राहक खोने तथा उन्हें पुनः प्राप्त करने की लागत, इसके नियंत्रण के लिए इन सभी लागतों विचार करना अति आवश्यक होता है। अब है इसके नियंत्रण की तकनीकें या विधियां, टेक्निक्स या मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इसका नियंत्रण की अनेक तकनीकें विधियां हैं। कुछ तकनीकों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहली, न्यूनतम अधिकतम या मिनीमैक्स तकनीक, मिनिमम मैक्सिमम या और मिनीमैक्स टेक्निक्स। स्कंद नियंत्रण की इस तकनीक के अंतर्गत स्कंद की प्रत्येक मद का न्यूनतम एवं अधिकतम स्तर निर्धारित किया जाता है और स्कंद नियंत्रण की दृष्टि से प्रबंधकों को केवल ही देखना होता है कि इसका स्तर निर्धारित न्यूनतम स्तर से कम नहीं हो तथा अधिकतम स्तर से अधिक नहीं हो। स्कंद न्यूनतम सीमा से कम होता है तो संस्था में उत्पादन विक्रय दोनों में बाधा उत्पन्न होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है, प्लस संस्था को स्टॉक स्कंद समाप्ति लागतें वहन करनी पड़ती है। इसी तरह से अधिकतम सीमा से अधिक स्कंद का वर्णन करने के भी अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं। अधिकतम स्तर को प्रभावित करने वाले घटक, स्कंद के अधिकतम स्तर को कई तत्व प्रभावित करते हैं जिनमें से प्रमुख है भंडार गृह की संग्रहण क्षमता, स्कंद के अधिक प्राप्ति में लगने वाला समय लीड टाइम और साइकिल टाइम, उपलब्ध कार्यशील पूंजी, स्कंद के अप्रचलन की संभावनाएं, स्कंद के विनाश, अति रूप परिवर्तन, संकुचन, विस्तार, चीज आदि के कारण व्यर्थ होने की संभावना, स्कंद संग्रहण की लागतें जैसे भंडार गृह का किराया, रखरखाव, संचालन, बीमा आदि, सामग्री उपभोग की औसत दर, स्कंद के गुण एवं किस्म, स्कंद के मूल्य में परिवर्तन की संभावना, सुरक्षा स्कंद सीमा की मात्रा। स्कंद का अधिकतम स्तर वह होता है जिससे अधिक स्कंद संस्था नहीं रख सकती। अधिकतम स्तर स्कंद स्तर की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। मैक्सिमम लेवल बराबर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम कंज्यूमेशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, अर्थात मैक्सिमम लेवल बराबर मिनिमम लेवल प्लस EOQ। न्यूनतम स्तर, मिनिमम लेवल को प्रभावित करने वाले घटक। स्कंद के न्यूनतम स्तर से तात्पर्य स्कंद के उस स्तर से है जो सदैव भंडार गृह में रखा जाता है तथा स्कंद को स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जाता है। न्यूनतम स्कंद स्तर निम्नलिखित कारणों को, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। स्कंद की औसत उपभोग दर, स्कंद रखने की लागतें, स्कंद प्राप्ति का समय, पुनः आदेश की सीमा, आपूर्ति स्रोतों की विश्वसनीयता, स्कंद की प्रकृति, तैयार माल की आकस्मिक मांग, सूक्ष्म स्कंद की मात्रा। न्यूनतम स्कंद की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जा सकती है। सेफ्टी मिनिमम लेवल या सेफ्टी स्टॉक बराबर रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंज्यूमशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, या मिनिमम या सेफ्टी लेवल बराबर रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। औसत स्टॉक स्तर तथा औसत पुनः आदेश की गणना निम्न सूत्र से भी की जा सकती है। एवरेज लेवल बराबर मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन 2 और एवरेज रीऑर्डर बराबर एवरेज रीऑर्डर पीरियड बराबर मैक्सिमम पीरियड प्लस मिनिमम पीरियड अपॉन 2। इसके आधार पर एवरेज रीऑर्डर पीरियड की मात्रा निकल जाती है। दूसरी विधि है पुनः आदेश बिंदु या स्तर, रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल। पुनः आदेश बिंदु भंडार गृह में स्कंद का वह बिंदु है जिस पर पूछते ही स्कंद के क्रय का पुनः आदेश देने की कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए ताकि भंडार गृह में स्कंद न्यूनतम बिंदु के नीचे जाने से पहले ही नए स्कंद की अधिप्राप्ति हो सके। पुनः आदेश का हेतु कई बातों घटकों ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है जिनके प्रमुख घटक इस प्रकार से हैं।
प्रतीक्षा या अग्रता अवधि, लीड टाइम। प्रतीक्षा अग्रता अवधि वह समय है जो स्कंद के आदेश को तैयार करके भेजने, आदेश द्वारा स्कंद को प्राप्त करने तथा स्कंद का लेखा करने के बाद उपयोग के लिए उपलब्ध होने में लागत है। अतः प्रतीक्षा अवधि की गणना इन तीनों प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को जोड़कर ज्ञात की जा सकती है। उपयोग दर, यूजेज रेट, ये स्कंद की वह दर या मात्रा है जो प्रतिदिन कारखाने की निर्माण प्रक्रिया में अथवा ग्राहकों को आपूर्ति करने में लगती है। ये दर स्कंद के वार्षिक उपयोग की मात्रा में 360 का भाग देकर ज्ञात की जाती है। उदाहरणतः एक कारखाने में किसी स्कंद का मद की 36,000 इकाइयाँ प्रतिदिन उपयोग में आती है तो प्रतिदिन उपयोग दर 100 इकाइयाँ होगी। सुरक्षा स्कंद, सेफ्टी स्टॉक, व्यवहार में स्कंद की आवश्यकता का सही से अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। इसका कारण यह है कि स्कंद की मांग में आकस्मिक परिवर्तन होता रहता है, इसलिए संस्था में सुरक्षा स्कंद की व्यवस्था की जाती है। अतः सुरक्षा स्कंद वह अतिरिक्त स्कंद है जो अप्रत्याशित या आकस्मिक परिस्थितियों के लिए आरक्षित रखा जाता है ताकि निर्माण प्रक्रिया ग्राहक आपूर्ति में व्यवधान को टाला जा सके। सुरक्षा स्कंद की गणना स्कंद के उपयोग या स्कंद की मांग के आधार पर की जाती है। सुरक्षा स्कंद की गणना करने के लिए सबसे पहले उन दिनों की संख्या निर्धारित करनी पड़ती है जिन दिनों के लिए सुरक्षा स्कंद रखा जाता है। तत्पश्चात स्कंद के दैनिक उपयोग या दैनिक मांग की इकाइयाँ मात्रा को उन दिनों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है। इसका गुणनफल ही सुरक्षित स्कंद है। उदाहरण के लिए एक संस्था में 10 दिनों की सुरक्षा स्कंद रखना चाहती है, उस संस्था का दैनिक उपयोग 25 इकाइयाँ हैं, तो ऐसी दशा में सुरक्षा स्कंद 25 × 10 बराबर 250 इकाइयों का होगा। सुरक्षा स्कंद के दिनों के निर्धारण में अनेक बातों को ध्यान रखना पड़ता है। स्कंद की उपयोग दर, उसमें होने वाले उच्चावचन, स्कंद विभिन्न परिस्थितियों में संस्था की हानियां, लागतें, स्कंद रखने की लागतें आदि को ध्यान में रखकर सुरक्षा स्कंद के दिनों को निर्धारित किया जाता है। किंतु सामान्यतः व्यवसाय संस्थाएं सुरक्षा स्कंद के दिनों का निर्धारण करते समय स्कंद विहीन होने की लागतें तथा स्कंद रखने की लागतों को ही विशेष रूप से ध्यान में रखती है। जिस बिंदु पर इन दोनों लागतों में संतुलन होता है वह बिंदु सुरक्षा स्कंद का बिंदु होता है। सामान्यतः संस्थाओं में सुरक्षा स्कंद का स्तर ही स्कंद का न्यूनतम स्तर होता है। इस आधार पर सुरक्षा स्कंद के मितव्ययी आदेश मात्रा EOQ जोड़कर स्कंद का अधिकतम स्तर ज्ञात कर लिया जाता है। पुण्य आदेश बिंदु की गणना करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है। रीऑर्डर लेवल बराबर मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यहाँ L का मतलब लीड टाइम है, प्रतीक्षा अवधि, UR का मतलब यूजेज रेट उपयोग दर और S का मतलब सेफ्टी स्टॉक सुरक्षा स्कंद से हैं। उदाहरण के लिए एक उद्योग उपकरण में स्कंद उपयोग संबंधी आंकड़े निम्नानुसार है। सामान्य उपयोग 200 यूनिट्स, न्यूनतम उपयोग 100 यूनिट्स, अधिकतम उपयोग 300 यूनिट्स, पुनः आदेश मात्रा 1200 यूनिट्स और पुनः आदेश अवधि 4 से 6 वीक। अब निम्नलिखित को निर्धारित कीजिए अपने इसके पुनः आदेश बिंदु को, न्यूनतम स्कंद स्तर को, अधिकतम स्कंद स्तर को और औसत स्कंद स्तर को। इसके लिए अपन पहला है रीऑर्डर लेवल, कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इंटू मैक्सिमम यूजेज। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना 6 और मैक्सिमम यूजेज कितना है 300, तो बराबर 1800 यूनिट्स हो गया रीऑर्डर लेवल। और मिनिमम इन्वेंटरी लेवल कितना हुआ? रीऑर्डर लेवल बराबर नॉर्मल लेवल ऑफ कंज्यूमेशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, यानी 1800 माइनस 200 इंटू 5 बराबर 1800 माइनस 1000 बराबर 800 यूनिट्स हो गया। और मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल हो गया रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंज्यूमेशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, या बराबर 1800 प्लस 1200 माइनस 100 इंटू 4 बराबर 3000 माइनस 400 पर आए, यानी 2600 यूनिट्स मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल हो गया। अब है औसत स्कंद, एवरेज इन्वेंट्री लेवल, एवरेज इन्वेंट्री लेवल। ये कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन 2, यानी 2600 प्लस 800 भाग 2 बराबर 1700 यूनिट हो गया। इस उदाहरण से आपने समझ लिया कि न्यूनतम, इसको अधिकतम और औसत स्कंद को कैसे ज्ञात किया जाता है। अब तीसरा है मितव्ययी या आर्थिक आदेश मात्रा तकनीक, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ टेक्निक। मितव्ययी या आर्थिक आदेश मात्रा स्कंद के क्रियादेश की वह मात्रा है या क्रियादेश का वह आकार है जिस पर कोई संस्था न्यूनतम लागत पर माल की अधिप्राप्ति कर सकती है। मितव्ययी आकार से कम मात्रा में स्कंद का क्रियादेश देना संस्था के लिए लाभदायी नहीं होता है, क्योंकि इससे कुल क्रियादेश लागत बढ़ जाती है।
यदि कोई संस्था अपने वर्ष भर की आवश्यकता का स्कंद एक साथ करती है तो स्कंद रखने की लागत बढ़ जाएगी, जबकि आदेश देने में लागत कम हो जाएगी। दूसरी ओर यदि संस्था थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्कंद का क्रियादेश देती है तो क्रियादेश संख्या बढ़ने से कुल क्रियादेश भी बढ़ जाएगा तथा संस्था परिमाणात्मक छूट से वही वंचित रह जाएगी, किंतु ऐसा करने से स्कंद रखने की लागतें कम हो जाएगी। इस प्रकार स्कंद रखने की लागतें तथा आदेशों की लागत में ऋणात्मक या प्रश्न विरोधी संबंध होता है। अतः स्कंद का क्रियादेश उस मात्रा आकार के लिए दिया जाना चाहिए जहाँ पर स्कंद रखने की लागतों तथा क्रियादेश देने की लागतों में संतुलन स्थापित होता हो। क्रियादेश की इस मात्रा पर ही स्कंद न्यूनतम व्ययों पर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इस मात्रा को ही मितव्ययी आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं। आर्थिक आदेश मात्रा निम्नलिखित 3 विधियों से ज्ञात की जा सकती है। भूलेख सुधार विधि या तालिका विश्लेषण विधि, दूसरी है सूत्र विधि तथा तीसरी लेखा चित्र विधि। भूलेख सुधार या तालिका विश्लेषण विधि तकनीक ट्रायल एंड एरर या और टेबुलर एनालिसिस मेथड। स्कंद नियंत्रण की इस विधि के अंतर्गत स्कंद की वार्षिक उपयोग की मात्रा को भिन्न भिन्न वैकल्पिक आकारों के क्रियादेशों में विभाजित करके उन पर कुल स्कंद लागत, स्कंद रखने की औसत लागत या क्रियादेश देने की कुल लागत को जोड़कर गणना की जाती है। जिस क्रियादेश आकार की स्कंद लागत न्यूनतम आती है उसी को मितव्ययी आर्थिक क्रियादेश मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए आदर्श लिमिटेड प्रतिवर्ष 4000 इकाइयों का उपयोग करती है। प्रति क्रियादेश लागत 60 रुपये है तथा प्रति इकाई क्रय मूल्य 12 रुपये है। स्कंद रखने की प्रति इकाई लागत 25% है, यानी यह 3 रुपये है। तो आर्थिक आदेश मात्रा की गणना निम्न तालिका के अनुसार की जाएगी। वार्षिक उपयोग 4000 इकाइयाँ, वैकल्पिक क्रियादेश मात्रा की 100, 200, 400, 800 और 1000। विभिन्न क्रियादेश आकार इकाइयों में अपन ने इनको 4-5 भागों में बांट दिया। फिर औसत क्रियादेश आकार क्या हुआ, एक में जो अपने संख्या एक नंबर की उसमें 2 का भाग दो तो 50, 100, 200, 400 और 500 आएंगे। फिर 4000 इकाइयों में क्रियादेश की संख्या 40 हो गई, 20 हो गई, 10 हो गई, 5 हो गई, 4 हो गई। तो क्रियादेश लागत 60 रुपये प्रति आदेश से 2400 रुपये, 1200 रुपये, 700 रुपये, 300 रुपये और 200 रुपये, 240 रुपये हुई। इसका रखने की औसत लागत 3 रुपये प्रति इकाई से कुछ सेकंड की जो मद है उसको 3 से गुणा करने पर 150 रुपये, 300 रुपये, 700 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये हुए। और कुल स्कंद लागत इनको जोड़ देंगे अपन 4 को प्लस 5 को, स्कंद रखने की औसत लागत को और क्रियादेश लागत 60 रुपये प्रति आदेश के हिसाब से। तो 2550 रुपये, 1500 रुपये और 1200 रुपये और 1500 और 1740 रुपये हुए। इस तालिका का अवलोकन करने से अपन को स्पष्ट होता है कि विभिन्न वैकल्पिक मात्राओं के स्कंद के क्रियादेश 100, 200, 400, 800, 1000 इकाइयों की भिन्न भिन्न लागतें हैं, किंतु कुल स्कंद लागत 400 इकाइयों के क्रियादेश पर न्यूनतम आती है। अतः ये विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। अतः मितव्ययी आर्थिक आदेश मात्रा 400 इकाइयाँ है। अब तीसरा है सूत्र या गणितीय विधि से दूसरा फॉर्मूला और मैथमेटिकल मेथड। सूत्र या गणितीय विधि भूलेख सुधार विधि तालिका विश्लेषण विधि में अनेक वैकल्पिक मात्राओं के लिए कुल स्कंद लागत को गणना करने तथा श्रेष्ठ विकल्प का चयन करने में बहुत समय श्रम लगता है। इससे बचने के लिए सूत्र या गणितीय विधि का उपयोग किया जाता है। इसी विल्सन सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, विल्सन फॉर्मूला। इसमें कुछ संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसी वर्गमूल विधि भी कहते हैं। जैसे EOQ बराबर √2RO/C या EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, R यानी एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स, O यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। इसके आधार पर इसे तो अपन ने पहले उदाहरण दिया था, इसकी अगर EOQ की गणना करनी हो तो अपन EOQ बराबर √2 × 4000 × ₹60/25% ऑफ ₹12 यानी 3 रुपये। तो √4,80,000/3 बराबर 400 यूनिट्स आती है। तो EOQ मात्रा 400 यूनिट्स आई। तीसरी विधि है लेखा चित्र विधि, ग्राफिक मेथड। आर्थिक आदेश की मात्रा की गणना करने के लिए लेखा चित्र विधि भी अपनाई जाती है। इस विधि में एक लेखा चित्र पर वैकल्पिक मात्राओं के क्रियादेशों की लागत, स्कंद रखने की लागत तथा कुल स्कंद लागतों को दर्शाया जाता है। जिस बिंदु पर स्कंद रखने की लागत रेखा तथा क्रियादेश लागत रेखा एक दूसरे को काटेगी, वही बिंदु आर्थिक क्रियादेश मात्रा का बिंदु माना जाएगा, क्योंकि इसी बिंदु पर कुल लागत रेखा न्यूनतम होती है। भूलेख सुधार विधि के अंतर्गत दिए गए उदाहरण को हम लेखा चित्र पर प्रदर्शित करके इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। लेखा चित्र में समानांतर अक्ष, हॉरिजॉन्टल अक्ष पर क्रियादेशों की वैकल्पिक आकारों को
तथा लंबवत वर्टिकल अक्ष पर विभिन्न लागतों को दर्शाया जाएगा। जैसे वर्टिकल ऊपर से नीचे, ये तो हो गया वर्टिकल, इस पे अपन लागत दिखा देंगे, और नीचे से जो पड़ी लाइन है उसके ऊपर अपन इसके क्रयादेश की मात्रा इकाई में दिखाएंगे। तो इससे जो इकाई जहाँ पर ये दोनों बिंदु आपस में क्रॉस होंगे रेखाएं, उसको अपन क्रयादेश वो आर्थिक आदेश की मात्रा मान लेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि स्कंद रखने की लागत रेखा तथा क्रयादेश लागत रेखा से में परस्पर विरोधी संबंध है। जो जो क्रयादेश का आकार बढ़ रहा है त्यों त्यों स्कंद रखने की लागत की रेखा बढ़ती जा रही है, किंतु क्रयादेश की लागत घटती चली जा रही है। कुल स्कंद लागत रेखा प्रारंभ में घट रही है क्योंकि स्थायी लागतें कई इकाइयों की संख्या में बढ़ गई है, किंतु एक सीमा के बाद क्रयादेश लागत की तुलना में स्कंद रखने की लागत में अधिक वृद्धि होती है। फलतः कुल स्कंद लागत बढ़ती है। लेखा चित्र में भी इसी कारण कुल स्कंद लागत रेखा एक बिंदु पर गिरना रुककर बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। लेखा चित्र में स्कंद रखने की लागत रेखा तथा क्रयादेश लागत 400 इकाइयों के स्तर पर एक दूसरे को काटती है। अतः 400 इकाइयां आर्थिक आदेश मात्रा है, जिसकी कुल स्कंद लागत 1200 रुपये है। परिमाणात्मक छूट का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। भारी मात्रा में एक साथ स्कंद क्रय करने पर परिमाणात्मक छूट मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप कुल क्रयादेश लागत में कमी आती है, किंतु अधिक स्कंद क्रय करने से स्कंद रखने की लागत भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आदेश की मात्रा निर्धारित करते समय स्कंद रखने की लागत भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आदेश की मात्रा निर्धारित करते समय स्कंद रखने की लागत तथा आदेश देने की लागत में विशुद्ध वृद्धि की तुलना में छूट की राशि से करनी चाहिए। यदि छूट के कारण बचत होती है तो क्रयादेश की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए। इस हेतु संशोधित मितव्ययी आदेश मात्रा की गणना करनी चाहिए। तो इसके आधार पर अपन प्रणव छुट्टू का प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं कि अपन को कितना प्रणव छुट्टू के लिए कार्य करना चाहिए। अब अपन कल अध्ययन करेंगे एबीसी विश्लेषण तकनीक का। धन्यवाद।